सभी बच्चे ध्यान देवें, अपना पेन नोटबुक खोल लीजिए, एक एक चीज़ नोट करनी है। पिछली क्लास में हमने जो किया था वो आपने नोट डाउन कर लिया होगा, किया होगा नोट, आपको कर लेना चाहिए। अगर किसी बच्चे ने नोट डाउन नहीं किया है तो एक बार वीडियो वापस देखकर नोट डाउन कर लो। इसी तरीके से आज जो पढ़ाएंगे उसको भी आप एक एक चीज़ नोट डाउन कर लो, यानी मेरे बोर्ड पर ऐसा कुछ भी नहीं आना चाहिए जो आपकी नोटबुक में न पहुंचा हो, क्योंकि जिस चीज़ को आप छोड़ेंगे, जिसको आप नोट नहीं करेंगे, वही एग्जाम में आएगा। आर यू रेडी टू नोट डाउन? प्लीज ओपन योर पेन एंड नोटबुक, है ना। और नोट बच्चों, पिछली क्लास में हमने वेव ऑप्टिक्स का एक पार्ट डिस्कस किया था। उस पार्ट में हमने डिस्कस किया था नेचर ऑफ लाइट, न्यूटन्स, हाइगेंस और मैक्सवेल, मैक्स प्लांक और डी ब्रोगलीज थ्योरी। और इसके बाद में हमने डिस्कस किया था इंटरफ्रेंस में हमने डिस्कस किया था यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। आज हम इसके आगे डिस्कस करेंगे। तो अपन जो डिस्कस करेंगे आज, वो मैं बता दूं कि हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे फ्रेस्नेल्स बाइप्रिज्म, थिन फिल्म्स, है ना। थिन फिल्म्स के बाद में हम डिस्कस करेंगे बिलेट्स स्प्लिट लेंस और लॉयड्स मिरर और न्यूटन्स रिंग्स। इसके बाद आज ही हम डिस्कस करेंगे पोलराइजेशन और डिफ्रैक्शन को। तो डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन भी आज ही हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि हम अपना डिस्कशन आगे बढ़ाएं, मैं कुछ क्वेश्चन जो है आपको डिस्कस करना चाहता हूं, क्योंकि उससे जो है ना आपको आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। वैसे तो खैर आप लोगों ने इतने दिन में जो है ना देख ही लिया होगा, एडवांस के मैंने कह रखा था कि सभी बच्चे 42 ईयर्स के जो है ना पेपर वगैरह करें, राइट। तो देखो आप इधर मेरे पास में एक क्वेश्चन है, ये जेई एडवांस 2016 में आया है और बहुत ही आसान सा सवाल है। 2016 में आया है, ये बहुत आसान सवाल है। इसमें क्या है कि एक स्टूडेंट को इन्होंने बता रखा है कि एक स्टूडेंट ने गलती से यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का अरेंजमेंट कुछ गड़बड़ कर दिया। तो देखिए क्या उसने अरेंजमेंट किया स्टूडेंट ने। यहां पे एक्स एक्सिस के अलोंग स्टूडेंट ने दो स्लिट्स ली, S1 S2। दोनों स्लिट्स के बीच की जो डिस्टेंस स्टूडेंट ने ली वो D ले ली। इसके सेंटर से यहां पर स्टूडेंट ने एक स्क्रीन लगा दी। स्क्रीन का ये पॉइंट O है। अब आप देखिए, दो सोर्सेज स्टूडेंट ने लिए, D डिस्टेंस है, ये वाली जो डिस्टेंस दे रखी है वो कैपिटल D दे रखी है, राइट। अब यहां पर जो है वो इंटरफ्रेंस पैटर्न को ऑब्जर्व कर रहा है ना। इन दोनों सोर्सेज के कारण यहां जो इंटरफ्रेंस पैटर्न आने वाला है हम उस पर डिस्कस करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, मैं एक बार क्वेश्चन को तेज स्पीड से जो है ना पढ़ देता हूं, आप लोग देखेंगे। ये जेईई एडवांस 2016 में आया हुआ है। व्हाइल कंडक्टिंग द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, अ स्टूडेंट रिप्लेस्ड द टू स्लिट्स with a large opaque plate in the XY plane containing two holes that acts as the two coherent sources S1 and S2 emitting light of wavelength 600 nanometer. Light of wavelength 600 nanometer, ये डेटा आप कलेक्ट करते चलो। 600 नैनोमीटर, 6 into 10⁻⁻7 मीटर, राइट। चलिए, the student mistakenly placed the screen parallel to the z axis and the distance d equal to 3 मीटर, करेक्ट। ये जो डिस्टेंस है वो दे दी है 3 मीटर, 3 मीटर। अब आप देखिए, the midpoint of S1 S2, the distance between the sources is 0.6003 मीटर। ऐसा इन्होंने कह रखा है कि जो डिस्टेंस d है दोनों सोर्सेज के बीच की, ये डिस्टेंस d दे रखी है 0.6003 मिलीमीटर, ऐसा सवाल में दे रखा है, राइट। आप देखेंगे तो 16 के पेपर में मिल जाएगा क्वेश्चन। चलिए, द ओरिजिन इज एट द इंटरसेक्शन ऑफ द स्क्रीन एंड द लाइन ज्वाइनिंग S1 S2, करेक्ट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू
ऑफ द इंटेंसिटी पैटर्न। अब देखिए कुछ बातें बड़ी ऑब्वियस सी हैं, बहुत ही ऑब्वियस है। अब ये उसने गलती से रखा स्क्रीन को, जिस भी कारण से रखा है ना, लेकिन ये स्क्रीन जो है ये YZ प्लेन में है और ये चीज X एक्सिस के अलोंग है। अब आप देखेंगे कि यहां से जो लाइट की रेज जाएंगी, तो अगर मान लो आप यहां से कोई रे भेजते हैं, यहां से भी रे जाएंगी, यहां से भी रे जाएंगी, और ये रे पता है दोनों साइड में जाएंगी। अब हम अगर इस जीरो वाले पॉइंट की बात करते हैं, सबसे पहले सेंट्रल पॉइंट की बात, तो अदर पॉइंट्स पर तो रेज जैसे भी जाएंगी वो हम अभी 1 मिनट बाद में देख लेंगे। फिलहाल हम इस सेंट्रल पॉइंट पर बात करते हैं। तो देखिए सेंट्रल पॉइंट का जो पाथ डिफरेंस आएगा S1 S2 दोनों के लिए, तो मैं कहूंगा डेल्टा इज द पाथ डिफरेंस। आप लोग चेक करेंगे, डेल्टा इज द पाथ डिफरेंस। तो कितना आएगा पाथ डिफरेंस? पाथ डिफरेंस आएगा S2O S1O माइनस S2O। ये जो S1O माइनस S2O, ऊपर कोई लाइट आएगी, ये O के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन मेकर इज टॉकिंग अबाउट पॉइंट O, तो मैं कहता हूँ ऊपर जो लाइट आने वाली है S1 S2 से, उसके लिए पाथ डिफरेंस S1O माइनस S2O है, और इस D की वैल्यू दे रखी है 0.6003 मिलीमीटर, 6003 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मीटर। ये हमने इसका D दे रखा है, ये पाथ डिफरेंस आ गया। जब ये पाथ डिफरेंस आ गया तो अब सवाल ये उठता है कि हमने आपको ये बात समझाया कि अगर पाथ डिफरेंस आपका n लैम्डा हो, n इंटीजर है ना, तो आपका क्या बनेगा? ब्राइट फ्रिंज बनेगी। और अगर आपका पाथ डिफरेंस 2n प्लस माइनस 1 लैम्डा बाई 2 हो, तो आपका डार्क फ्रिंज बनेगा। अब हम जरा देख लेते हैं कि ये पाथ डिफरेंस जो आ रहा है ये कैसा आ रहा है, इंटीजर आ रहा है या क्या आ रहा है लैम्डा के साथ। तो देखो मैं कैलकुलेट कर रहा हूं डेल्टा अपॉन लैम्डा, डेल्टा अपॉन लैम्डा। डेल्टा कितना है? डेल्टा है आपका 0.6003 इंटू 10 की पावर माइनस 3, और ये आपका जो है लैम्डा कितना है? 6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 7। अब जब आप इसको चेक करेंगे तो कितना आ रहा है ये जरा देखिए। मुझे लग रहा है कि ये जो आएगा ना, जब कैलकुलेशन करेंगे, आप लोग कैलकुलेशन करके देख लेना, मुझे 1000.5 नजर आ रहा है। इसका मतलब ये 1000.5 है साहब, इसको हम कह सकते हैं लैम्डा, है ना, इतना लैम्डा है ये, 1000.5 लैम्डा आएगा, मतलब ये 1000.5 आएगा रेशियो। तो यानी कि डेल्टा आपका आ गया 1000 प्लस हाफ इंटू लैम्डा। जब ये 1000 प्लस हाफ इंटू लैम्डा आया है ना, तो आप इस बात को समझिए कि ये निश्चित रूप से डार्क बनेगा। यानी एक आंसर तो आपका ये कंफर्म हो गया, डार्क बनेगा। यानी कि जो आपका O है वो डार्क बनेगा। यस करेक्ट, एक आंसर तो आपका ये हो गया। ये क्यों बनेगा? क्योंकि ये आपका पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 आ रहा है। आगे चलिए, अब ये कह रहे हैं कि इंटरफेरेंस पैटर्न कैसा बनेगा। तो देखिए जी, ये डार्क बनेगा, इसके आगे के जितने भी पॉइंट्स होंगे, है ना, वो YZ प्लेन के अंदर होंगे। तो ये क्या होगा? ये आपके जो है ना फ्रिंज जो है वो ऑल राउंड आएगी, चारों तरफ लाइट आएगी, है ना, तो सर्कुलर फ्रिंज बनती चली जाएगी। तो इसके अंदर 2 आंसर होंगे। एक आंसर होगा द रीजन वेरी क्लोज टू द पॉइंट O विल बी डार्क, B इज राइट आंसर। एक आंसर होगा मेरे पास में जो है B, आपके पास हो सकता है डिफरेंट हो, कोड अलग अलग होंगे। सेमी सर्कुलर ब्राइट एंड डार्क बैंड्स सेंटर्ड एट ओरिजिन एट पॉइंट, करेक्ट। ये ब्राइट एंड डार्क, सबसे पहले 0 पर तो डार्क आ गया, उसके बाद सर्कुलर सेमी सर्कुलर आएंगे, सेमी सर्कुलर आएंगे अगर मैं इसको इस तरह से बनाऊं, करेक्ट। तो आपके ये 2 आंसर आ गए। देखिए कितना आसान सा सवाल है और एडवांस में आया है ना। यानी कि ऐसा नहीं कि डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं, बस थोड़ा सा आपको ये पता होना चाहिए कि आपको करना क्या है, और अगर आपने ठीक से पढ़ाई की है तो पता लग ही जाता है। चलिए अब मैं एक दूसरा क्वेश्चन और लेता हूं, वो भी मल्टीपल ऑप्शन टाइप है, यानी मोर देन 1 आंसर। इसमें 2 आंसर थे, दोनों आंसर हमने पकड़ लिए। अब आपको हम एक दूसरा क्वेश्चन देते हैं, इसी मतलब जो है ना एडवांस में ही आया हुआ है और मोर देन 1 ऑप्शन वाला है। एक मिनट देखिए आप, तो ये क्वेश्चन है, ये एडवांस 2014 में आया है ना। मैं रिसेंटली जो है ना 10 साल में आए हुए क्वेश्चन तक को ले रहा हूं।
जेई 2014। तो जेई 2014 में एक क्वेश्चन आया है, मैं पढ़ रहा हूं क्वेश्चन को। अ सोर्स ऑफ लाइट विच एमिट्स टू वेवलेंथ्स λ1 एंड λ2। दो वेवलेंथ है जी, एक सोर्स है, ये दो वेवलेंथ एमिट करता है, 400 नैनोमीटर, λ1 शायद 600 है। एक मिनट, क्वेश्चन में λ1 दे रखा है, नहीं सही है, λ1 400 दे रखा है, λ2 600 दे रखा है। तो एक्चुअल में इसकी जरूरत है कि हम किसको λ1 लिखते हैं, किसको λ2 लिखते हैं, बिकॉज वी हैव टू आंसर अकॉर्डिंगली, उसी के अनुसार हमको आंसर करना है, ये बात है। तो ये दो वेवलेंथ हैं और इनको यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में काम में लिया गया है, करेक्ट। अब देखो कितना आसान सा सवाल है और वहां आया है। अब ये दोनों लाइट्स के लिए बीटा के बारे में पूछा है। हम जानते हैं बीटा इज फ्रिंज विड्थ, लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, सो बीटा इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। जिसका लैम्डा बड़ा है उसका बीटा ज्यादा होगा, जिसका लैम्डा छोटा है उसका बीटा कम होगा। तो देखो एक आंसर तो आ भी गया, बीटा 2 ग्रेटर देन बीटा 1, इसमें कुछ करना ही नहीं है हमको, राइट। दूसरा इन्होंने पूछा है कि कौन सी फ्रिंज ज्यादा बनेंगी एक सेम रीजन में और कौन सी फ्रिंज कम बनेगी। तो इन्होंने कहा अगर यहाँ पे 2 स्लिट लगा दी और यहाँ मान लो एक स्क्रीन लगा दी। अब स्क्रीन की हम एक लंबाई ले लेते हैं, कोई भी हाइट ले लेते हैं, मान लो ये इतनी डिस्टेंस ले ली, वाई डिस्टेंस। इन्होंने पूछा है कि आप बताइए कि कौन सी वाली फ्रिंज जो है ज्यादा बनेंगी, है यानी कि बीटा 1 ज्यादा बनेगी या बीटा 2 ज्यादा बनेगी। अब इसका सवाल का जो आंसर है ना वो इतना आसान है जिसकी कोई हद नहीं। एक बात बताओ, एक बेंच पर अगर एक बेंच लगी हुई हो और उस पर पतले पतले आदमी बैठे तो भैया ज्यादा बैठेंगे, हैं, और मोटा आदमी बैठ जाए तो कम बैठेंगे, हैं। आपको मैं बताऊं, मेरी एक चाची जी थी है ना, वो एक बेंच पर एक ही बैठती थी जबकि बाकी लोग 3-3 बैठ जाते थे। तो ये क्या था, पतले और मोटे का चक्कर है। पतला ये है, मोटा ये है, तो सेम स्पेस में भैया m1 ग्रेटर देन m2 आएगा। इसमें सोचने की कोई बात ही नहीं है, इसमें सोचने समझने की कोई जरूरत है ही नहीं। अच्छा, अब ये थोड़ा सा जो है ना, एक दो चीजें और दे रखी हैं, हमें इनको गलत प्रूव करना है कि क्या है। अब देखो ये कह रहे हैं एंगुलर सेपरेशन ऑफ फ्रिंजेज फॉर λ1 इज ग्रेटर देन λ2, एंगुलर सेपरेशन फॉर फ्रिंज, एंगुलर विड्थ। तो देखो एक बात बताऊं मैं आपको, किसका लैम्डा ज्यादा है, इसका, तो भैया इसकी एंगुलर विड्थ भी ज्यादा आएगी। मैं आपको एंगुलर विड्थ बता देता हूं, एंगुलर विड्थ होती है आर्क अपॉन डिस्टेंस, तो बीटा अपॉन कैपिटल डी इज एंगुलर विड्थ। ये सभी बच्चे समझ लीजिए, मतलब इसमें कुछ है नहीं, बीटा अपॉन डी। जैसे मान लो यहाँ पे फ्रिंज बनी तो ये बीटा है, ये बीटा है। अब आप इसकी एंगुलर थिकनेस लेते हैं यहाँ से, तो मान लो ये थीटा लेते हैं आप, तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, बीटा अपॉन कैपिटल डी, है ना। तो एंगुलर विड्थ अप्रोक्स, है ना, ये आएगा लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। इसका मतलब एंगुलर विड्थ जो है लैम्डा के प्रोपोर्शन में होता है। तो इनका ये आंसर तो पक्का गलत है, तो दिस इज रॉन्ग आंसर कि लैम्डा सेपरेशन λ1 इज ग्रेटर देन एंगुलर सेपरेशन फॉर λ1। ये कह रहे हैं कि फर्स्ट वाले का एंगुलर सेपरेशन ज्यादा है, जबकि ये बात एकदम गलत है। फर्स्ट वाले का एंगुलर सेपरेशन कम होगा क्योंकि फर्स्ट वाले की जो फ्रिंज विड्थ है वो कम है, उसकी ज्यादा है। तो ये बात एकदम गलत है। तीसरा, फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम थर्ड मैक्सिमम ऑफ λ2 ओवरलैप्स फिफ्थ मिनिमम ऑफ λ1। थर्ड मैक्सिमम ऑफ λ2, ठीक है, चेक कर लेते हैं। थर्ड मैक्सिमम ऑफ λ2, कल मैंने आपको बताया था xn मैक्सिमम, मैक्सिमम के लिए क्या बताया था, n लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, राइट। अच्छा, और xn डैश उसके लिए क्या बताया था, 2n+1 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन 2d। अब ये जो कह रहे हैं, ये कह रहे हैं थर्ड मैक्सिमम ऑफ λ2। λ2 आपका बड़ा है ना, और जो λ1 है वो छोटा है, करेक्ट। तो अब देखिए ऐसा हो सकता है, हम एक बार जरा इसको चेक करते हैं। देखो ये सब तो आपका कांस्टेंट है, कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी तो कांस्टेंट है, कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी तो कांस्टेंट है, यानी इससे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब हम जरा बाकी चीजें चेक कर लेते हैं। एन को हम एक बार लिख देते हैं, थर्ड मैक्सिमम कर रहे हैं ना वो, हाँ, थर्ड मैक्सिमम, थर्ड इंटू λ2 की वैल्यू है 6000 नैनोमीटर,
है ना, मुझे ज़्यादा मतलब नहीं है, इसको हमने कांस्टेंट ले लिया। अब एक बार देखते हैं जरा इनकी जो ये वाली बात है उसको चेक करते हैं। ये कह रहे हैं फिफ्थ मिनिमम, फिफ्थ मिनिमम। अब जरा यहाँ पे फिफ्थ लिखते हैं, तो आप लिखिए इसको 5 लिखेंगे तो ये 9 आ जाएगा, ठीक है। तो 9 लैम्डा 2 दे रखा है 400 बटे 2। एक बार जरा इसको चेक करना कि इसकी कैलकुलेशन कितनी आ रही है, 1800 कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। इसकी कैलकुलेशन कितनी आ रही है, 1800 कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। इसका मतलब यहाँ पे 3 आंसर आ गए, है ना। आपका थर्ड वाला आंसर भी इसमें सही है, तो ए बी सी तीनों आंसर सही है ना। पहला आंसर क्या है, पहला आंसर है, देखिए मैं यहाँ आंसर कलेक्ट कर लेता हूँ, β2 इज ग्रेटर देन β1। दूसरा आंसर है नंबर ऑफ फ्रिंजेज फॉर द फर्स्ट पैटर्न आर ग्रेटर देन नंबर 2। तीसरा आंसर है आपका थर्ड मैक्सिमा, यस, थर्ड मैक्सिमा ऑफ सेकंड इज जस्ट कोइंसाइडिंग ओवर ओवरलैप्स, है ना, ओवरलैप्स ऑन फिफ्थ डार्क फ्रिंज ऑफ नंबर 1। यस, करेक्ट, यही है। तो वो बिल्कुल कर रहा है, दोनों की जो है ना पोजीशन सेम आ रही है, इसका मतलब वो कर रहा है। तो दिस 3 आर राइट आंसर, है ना। यानी कि आप देखो कितना आसान से सवाल हैं ये, कि आपको कुछ नहीं, एक एक स्टेप में केवल चेक करना है और कुछ नहीं करना तो पड़ेगा। चलिए जी, एक क्वेश्चन मैं और लेता हूं और उसके बाद फिर हम आज डिस्कस करेंगे फ्रेस्नेल्स बाय प्रिज्म। तो देखिए एक क्वेश्चन मैं और ले रहा हूं, ये जो क्वेश्चन है, एक मिनट, मैं एक क्वेश्चन लेता हूं जो 2015 में आया है। तो देखिए ये क्वेश्चन मेरे पास में है और ये 2015 जेईई एडवांस में आया है। देखिए सीन क्या है, सीन यह है कि S1 S2 दो स्लिट्स हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की। S1 एक स्लिट है, S2 दूसरी स्लिट है। अब देखो सीन क्या क्रिएट किया है इन्होंने, यहां से सेंटर से जो है ना इसकी डिस्टेंस D एंड D 2D दी है, दोनों के बीच की डिस्टेंस 2D है, यानी कि ये सेंटर से इसकी डिस्टेंस D है, इसकी डिस्टेंस D है, और यहां नीचे इन्होंने पानी भर दिया है। आधे वाले पोर्शन में क्या भर दिया है, वाटर। सभी बच्चे जानते हैं वाटर भरा है, तो वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, ये 4/3 है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है ना। तो ये वाटर भर दिया इन्होंने। अब वाटर भर के ये कह क्या रहे हैं वो सुन लीजिए, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ धीरे धीरे। और यंग्स डबल स्लिट इंटरफ्रेंस अरेंजमेंट, थोड़ा ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ ध्यान से। यंग्स डबल स्लिट इंटरफ्रेंस अरेंजमेंट विथ स्लिट्स S1 S2 इज इमर्स्ड। आप एक काम और कर सकते हैं, जैसे अभी इस वीडियो को पॉज करके और आप क्वेश्चन निकाल सकते हैं, तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा वो, है ना। तो देखिए क्या है, S1 S2 इमर्ज इन वाटर, द पोजिशन ऑफ मैक्सिमा आर मेड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। उसकी एक इक्वेशन दे रखी है इन्होंने, अभी मैं लिख देता हूँ। लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ वाटर, वेवलेंथ ऑफ एयर, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर, 2D इज द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स एंड m इज एन इंटीजर ऑफ वैल्यू p। ध्यान दीजिए, यहां से लाइट चलेगी और यहां से भी लाइट चलेगी, ये लाइट आई, ये लाइट आई। अब ये कह रहे हैं यहां पे मैक्सिमा बन रहा है, क्या बन रहा है, मैक्सिमा बन रहा है यहाँ पे, है ना। तो आप देखो मैक्सिमा बन रहा है, तो कैसे बनेगा मैक्सिमा, अगर हम इस डिस्टेंस को x बोल दें, इस डिस्टेंस को x बोल देते हैं, तो दिस डिस्टेंस इज व्हाट, x, करेक्ट बेटा। जब ये डिस्टेंस आपकी x है, तो अब आप देखो कि क्या होने जा रहा है ना। एक मिनट, पोजीशन ऑफ मैक्सिमा ऑन सरफेस ऑफ वाटर इज गिवन बाय दिस। तो मैं एक इक्वेशन लिख देता हूं जिसपे उन्होंने मैक्सिमा की एक पोजीशन जो है ना डिफाइन की है उन्होंने, x स्क्वायर इक्वल टू, x स्क्वायर इज व्हाट इज x,
आप देखिए x ये चीज है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर एम स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ये इन्होंने x का वो दिया है, राइट। ठीक है, तो अब हमें वैल्यू ऑफ p चाहिए, है ना, वैल्यू ऑफ p चाहिए। तो देखो क्या करना है, ये जो भी डिस्टेंस है ये एयर में है और ये जो भी डिस्टेंस है वो वाटर में है। हमने ये वाला एक पॉइंट ले लिया, तो मैं पता है क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा डेल्टा इज द पाथ डिफरेंस, डेल्टा इज द पाथ डिफरेंस। ये जो है वाटर के अंदर है, तो इसको मैं बोल दूंगा म्यू टाइम्स ऑफ S1, S1 इस पॉइंट का नाम P बोल दें हम, या कुछ भी बोल दो, इस पॉइंट का नाम P बोल दीजिए। तो S1P म्यू टाइम्स S1P माइनस व्हाट, म्यू टाइम्स S1P माइनस S1P। इसका मतलब ये डेल्टा बराबर आ गया है आपका म्यू माइनस 1 S1P। अब इस S1P को मैं क्या लिखूंगा, S1P को मैं लिखूंगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो चेक करिए आप, म्यू माइनस 1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, राइट। ये डेल्टा है। आपको मैक्सिमा चाहिए ना, मैक्सिमा चाहिए, इसका मतलब जो पाथ डिफरेंस है वो लैम्डा का इंटीजर मल्टीपल होना चाहिए, है ना। क्वेश्चन में इन्होंने m को जो है डिफाइन नहीं किया है, वेल, है ना, नहीं बोला है, m को इंटीजर बोला है, करेक्ट। तो आप ध्यान दीजिए, मैंने पूरा पढ़ा नहीं था, तो m को इंटीजर बोला है इन्होंने, तो आप इसको कर दीजिए m इंटू लैम्डा, बस काम हो गया, बस काम हो गया। देखिए हमने कुछ नहीं किया अपनी तरफ से, म्यू आपको दे रखा है, x आपको ये डिस्टेंस दे रखी है, p हमने कोई पॉइंट ले लिया, आर्बिट्रेरी पॉइंट कोई भी, तो हमारा ये वाला जो डिस्टेंस है वो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर है, ये एयर में आया। अब इक्विवेलेंट, अब ये चीज वाटर में है, आपका पाथ डिफरेंस निकालना है ना, तो बेटा दिस डिस्टेंस माइनस दिस डिस्टेंस। इसमें आप अगर चाहो तो मैं एक स्टेप और लिख देता हूं, वैसे ये स्टेप सिंपल सा है, S2P माइनस S1P। S2P म्यू टाइम्स S1P है, ध्यान दो, S2P म्यू टाइम्स S1P होगा, करेक्ट। तो आपके पास में ये आ गया, अब आपके पास ये इक्वेशन है, करेक्ट। अब हम इसको क्या कर दे रहे हैं, यहां पे स्क्वायर कर दे रहे हैं। देखना मैं लिख रहा हूं, म्यू माइनस 1 को 4/3 माइनस 1 कितना कर देंगे, 1/3, तो मैं 1/9 कर देता हूं इसको, है ना, और इसको मैं कर दूंगा एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बराबर एम स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर, करेक्ट। अब इन्होंने हमसे किसकी वैल्यू पूछी है, पी की वैल्यू पूछी है, राइट, पी की वैल्यू पूछी है। तो एक बार जरा आप इसको रीसेट करिए पूरा का पूरा। तो देखिए मैं यहां लिख रहा हूं इसको एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इट इज इक्वल टू 9 एम स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर, करेक्ट। चलो अब एक्स स्क्वायर बता दो कितना है, एक्स स्क्वायर बराबर है 3 स्क्वायर एम स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर व्हाट माइनस डी स्क्वायर, ये है। तो ये एक्स आ गया आपका, कितना आ जाएगा, पी चाहिए आपको, तो यहां से पी को कंपेयर करो, तो पी इज व्हाट 3 स्क्वायर, यानी कि पी की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, है ना। तो ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, है ना, इसमें आपको पी की वैल्यू बतानी थी 3, है ना। ये पी की वैल्यू जो है 3 आपकी इंटीजर टाइप हो गया, तो ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। मतलब आपने देखा क्वेश्चन कितने आसान आते हैं, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आया करते, राइट। हाँ थोड़ा सोचना तो होगा, दिमाग तो लगाना होगा। चलिए अब हम बात करेंगे फ्रेस्नेल्स बाइप्रिज्म पर। इंटरफेरेंस की जो थ्योरी है उसका कंसेप्ट ये है कि आपको कोहेरेंट सोर्स पहले डेवलप करने हैं, कोहेरेंट सोर्स जब डेवलप हो जाएंगे उसके बाद आप इंटरफेयर कर सकते हैं। तो कोहेरेंट सोर्स डेवलप करने का एक टेक्निक निकाला, दैट इज बाइप्रिज्म। और मैं सच्ची बात बताऊं कि इसका नाम बाइप्रिज्म है। बाइप्रिज्म ऐसे है कि सबसे पहले इसमें 2 प्रिज्म जोड़े गए थे, लेकिन आजकल हम जो लैब में करते हैं ना, वो एक ही प्लेन शीट को घिस करके प्रिज्म बना लिया जाता है। तो देखिए क्या था बाइप्रिज्म, पहले शुरू की बात बता रहा हूँ। एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स हम लेते थे S, इस मोनोक्रोमेटिक सोर्स के जस्ट सामने हम 2 प्रिज्म रखा करते थे ऐसे जोड़ करके। आप थोड़ा सा देखना शकल सूरत।
आजकल ऐसा नहीं किया जाता, दो प्रिज्म नहीं जोड़े जाते, आजकल एक ही कांच की प्लेट को हल्का सा जो है ना घिस करके मशीन से घिस दिया जाता है और ऐसा प्रिज्म बना दिया जाता है। ये प्रिज्म का जो एंगल होता है ना इस प्रिज्म का, इट इज वेरी स्मॉल, इट इज अप्रोक्सीमेटली 1 डिग्री और हाफ डिग्री, है ना, ऐसा होता है ये, करेक्ट। अब देखिए क्या क्या होता है इस एस के कारण। दिस एस इज द सिंगल मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया और कल भी बताया था, इंटरफेरेंस को अच्छी तरह से बनाने के लिए, सस्टेनेबल एंड ऑब्जर्वेबल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दो कोहेरेंट सोर्स बनाने पड़ेंगे। और मैंने आपको कहा था कि टू इंडिपेंडेंट सोर्सेज कैन नॉट बी कोहेरेंट सोर्स, तो इसलिए हम ऐसा करेंगे कि अब हम दो सोर्स बनने, अब हम क्या बनाएंगे, बना देगा आपको अपने आप ही। यहाँ से लाइट की एक रे चली यहाँ पर, अब ध्यान दीजिए जो रे यहाँ चली है ना, तो इस रे के यहाँ पर दो पीस होंगे, इसको कहते हैं रिफ्रैक्टिंग एज। ये जो एज होती है ना उसको रिफ्रैक्टिंग एज कहते हैं। यहाँ पर ये लाइट के दो टुकड़े हो जाएंगे रेज के। फिर यहाँ से जो लाइट चलेगी ये थोड़ी सी टिल्ट हो जाएगी, इसी तरीके से यहाँ से जो लाइट चलेगी ये भी थोड़ी सी ऐसे टिल्ट हो जाएगी। और यहाँ पर अगर हम स्क्रीन रख देते हैं तो एक बहुत ही ऑब्वियस सी बात है, इट इज वेरी ऑब्वियस दैट दिस रीजन इज ओवरलैपिंग रीजन। यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि जो लाइट के यहाँ पे डिवीजन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट, कि यहाँ पे लाइट के दो हिस्से हो रहे हैं, एक हिस्सा उधर से आ रहा है, एक हिस्सा उधर से आ रहा है, तो दिस इज ओवरलैपिंग रीजन, है ना। इस ओवरलैपिंग रीजन को मैं डिफरेंट कलर की इंक से रख देता हूं, इसी के अंदर इंटरफेरेंस होगा, इस ओवरलैपिंग रीजन में ही इंटरफेरेंस होगा, ओवरलैपिंग रीजन। आप ध्यान दीजिए इंटरफेरेंस कैसे होगा, यहां पर इंटरफेरेंस होगा, है ना, ये सेंट्रल होगा, उधर दोनों तरफ क्या बनेंगी, फ्रिंजेज बनेंगी, दोनों तरफ फ्रिंजेज बनेंगी, है ना। यस प्लीज। तो ये जो है यहां पर सेंटर होगा और इधर दोनों तरफ फ्रिंज बनेगी। तो आप थोड़ा सा इस बात को समझिए। अब आपके यहां देखिए, इनको जब हम बैकवर्ड पीछे की तरफ लेते हैं ना, पीछे की तरफ ऐसे ऐसे, इसको पीछे बढ़ाइए ऐसे, तो ये आपका S1 आएगा, ये आपका S2 आएगा। दीज S1 एंड S2 आर टू apparent sources and these are two apparent sub-sources of single monochromatic source। ये जो दो apparent source होते हैं सिंगल मोनोक्रोमेटिक सोर्स से बनाया गया है, इनको हम कोहेरेंट सोर्स लेते हैं, होते ही कोहेरेंट सोर्स हैं, और यहाँ आराम से बहुत सस्टेंड इंटरफेरेंस पैटर्न मिलता है। अब आप देखो, अगर मैं इस डिस्टेंस को स्मॉल a बोलूं और इस डिस्टेंस को स्मॉल b बोलूं, तो पता है मैं इसको टोटल कैपिटल D बोल दूंगा, है ना। आप लोगों को जो है, सब जो बच्चे हैं ना सब जानते हैं, इसमें कोई खास बात नहीं है। ये S1 S2 जो है, इन दोनों के बीच की एपरेंट डिस्टेंस D, ये पता करना है। तो देखिए बीटा का फार्मूला तो आपका वही रहेगा, लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। लैम्डा कैपिटल D को आप a प्लस बी लिख देंगे, स्मॉल d आपका एक बच जाता है कि उसको हम क्या लिखेंगे। तो स्मॉल d को हम दो तरह से कर सकते हैं। एक तो सबसे पहला तरीका है बाय यूजिंग फॉर्मूला, तो आपका फॉर्मूला सब बच्चों को याद रहता है, अब तक तो शायद सब बच्चों को याद हो ही गया होगा, है ना, क्योंकि अब तो बस लास्ट प्रिपरेशन चल रहा है एकदम ऑर्डर का, है ना। तो जो है, और मैंने जब क्लास के अंदर पढ़ाया होगा आप लोगों को तो इसको डेराइव कराया होगा। डेराइव क्या करना है जी, सब जानते हैं क्या, डेविएशन बराबर म्यू माइनस 1 इंटू एल्फा, एक साइड का डेविएशन म्यू माइनस 1 इंटू एल्फा, दूसरी साइड का डेविएशन वही, डबल कर दो, खत्म बात, आ गया। ये आपका फॉर्मूला आ गया डी का। अच्छा, बाई डिस्प्लेसमेंट मेथड, बाय डिस्प्लेसमेंट मेथड, तो देखिए डिस्प्लेसमेंट मेथड जो है ना, इससे हम डी कैलकुलेट कर सकते हैं लेबोरेटरी के अंदर, है ना। डी को कैलकुलेट करेंगे S1 S2 इक्वल टू व्हाट। तो देखिए क्या होता है कि इन डिस्प्लेसमेंट मेथड वी जनरली टेक अ लेंस, एक लेंस लेते हैं, लेंस की फोकल लेंथ जो है बहुत छोटी रखते हैं हम, मतलब लेंस शुड बी अ वेरी स्मॉल फोकल लेंथ, मतलब इतना होना चाहिए कि जो आपका कैपिटल डी आया है ना, कैपिटल डी, इट शुड बी लेस देन 4f, तो थोड़ा काम कर जाएगा आराम से, मतलब अच्छे से, थोड़ा ऑब्जर्वेशन अच्छे से हो जाएगा, राइट।
अब आप क्या करेंगे, इस लेंस को, है ना, पुट द लेंस बिटवीन प्रिज्म एंड स्क्रीन एट 2 कॉन्जुगेट पोजिशंस। इसको हम कॉन्जुगेट पोजिशन बोलते हैं, 2 कॉन्जुगेट पोजिशन। मैं अभी समझाता हूं कैसे। कॉन्जुगेट पोजिशंस, स्क्रीन एट 2 कॉन्जुगेट पोजिशंस, so that two sources are looking clearly। मैं बताता हूं कैसे। जैसे आपने मान लो लेंस लिया, आपने लेंस को एक बार क्या किया कि प्रिज्म के पास में रखा, और प्रिज्म के पास में लेंस को रख करके आप लेंस के अंदर से देखेंगे तो आपको 2 सोर्सेज एक पर्टिकुलर पोजीशन पर एकदम साफ साफ नजर आएंगे। 2 सोर्सेज एक पर्टिकुलर पोजीशन पर आपको साफ साफ नजर आएंगे। यानी जैसे आपने मान लो लेंस को यहां रखा, तो थोड़ा सा इधर उधर करने पर आपको S1 S2 साफ साफ नजर आ जाएंगे, राइट। जब आपको S1 S2 फर्स्ट टाइम एकदम क्लियर नजर आए, उस समय आप माइक्रोस्कोप का यूज करके दोनों S1 S2 के बीच की पोजीशन पता कर लेंगे। माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ेगा। अब देखिए, माइक्रोस्कोप का यूज करके आप S1 S2 कैसे पता करेंगे, मैं बताता हूं। माइक्रोस्कोप का जो क्रॉस वायर है, उसको आप एक बार S1 की पोजीशन पर ले जाएंगे, दूसरी बार S2 की पोजीशन पर ले जाएंगे, और माइक्रोस्कोप को जो है आप शिफ्ट करेंगे, तो माइक्रोस्कोप की स्केल कितनी शिफ्ट हुई है वो आपका D1 आएगा, है ना। तो ध्यान दीजिए, D1 एंड D2 are 2 distances as observed from the 2 positions of lens। अब देखो, दूसरी पोजीशन लेंस की कहां होगी। हमने एक बार जो है ना लेंस को प्रिज्म के पास रखा, अब एक बार लेंस को हम यहां रखेंगे स्क्रीन के पास में। तो जब हम प्रिज्म के पास रखा, फिर हमने स्क्रीन के पास में रखा, तो दोनों की पोजीशन आएगी अलग अलग, करेक्ट। और वो जो पोजीशंस आएंगी ना, हम उस पोजीशन के बारे में बता दें कि D की वैल्यू आ जाएगी √D1 D2। ये आप कर लेंगे। चलिए, अब एक छोटी सी बात हम करते हैं कि ये आपके पास में आ गया, तो कुल मिला करके आपके पास बीटा का एक रिजल्ट निकल करके आ गया फ्रेस्नेल्स बाय प्रिज्म के लिए। बीटा का एक रिजल्ट निकल करके आ गया। तो देखो, मैं इस बीटा के रिजल्ट को यहां पे लिख देता हूं, ठीक है। बीटा इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। इसको मैं लिख रहा हूं लैम्डा A प्लस B अपॉन 2A म्यू माइनस 1 इंटू एल्फा, इट इज इक्वल टू लैम्डा A प्लस B और √D1 D2, करेक्ट। ये हमने लिख दिया। अब एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि इफ फ्रेस्नेल्स बाय प्रिज्म experiment setup is placed inside water, what will be ratio of fringe width in water to air। बहुत इंपॉर्टेंट, बड़ा इजी सा सवाल है ना, कि जैसे आपने फ्रेस्नेल बाय प्रिज्म का एक एक्सपेरिमेंट हवा में किया, उसी एक्सपेरिमेंट को आपने फिर पानी में किया। तो देखो क्या है, इफ फ्रेस्नेल्स बाय प्रिज्म एक्सपेरिमेंट सेटअप इज प्लेस्ड इनसाइड वाटर, व्हाट विल बी रेशियो ऑफ फ्रिंज विड्थ इन वाटर टू एयर। कि आप पहले फ्रेस्नेल्स बाय प्रिज्म को एक्सपेरिमेंट को एयर में करिए। तो मैं एक बार एयर में एक्सपेरिमेंट करता हूं फ्रेस्नेल्स बाय प्रिज्म का, तो देखना मैं कर रहा हूं एयर में कर रहा हूं। तो ध्यान दीजिए, बीटा इन एयर, लैम्डा एयर कैपिटल D अपॉन, ये एक काम करो ना, हम इतनी मेहनत क्यों करें,
हम तो छोटा सा ही लिख देते हैं क्योंकि बाकी चीजें तो कांस्टेंट हैं, तो जो प्रोपोर्शन ले लेते हैं हम काम में। आपका जो बीटा है ना, यहां से देखो दिस बीटा, लैम्डा एंड म्यू विल चेंज। पानी और हवा में परिवर्तन क्या आएगा, लैम्डा बदलेगी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदलेगा, करेक्ट। और बाकी चीजें नहीं बदलेंगी, इसलिए इनको तो छोड़ दो, आप क्यों लिखते हो इनको, हम सीधे लिख देते हैं बीटा इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा अपॉन म्यू माइनस 1, करेक्ट। अब मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं, देखो म्यू का मतलब क्या होता है, म्यू इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म, मटेरियल ऑफ प्रिज्म, ठीक है बेटा। ये होता है C अपॉन V ऑफ जो है ना प्रिज्म जो है उसके अंदर वेलोसिटी, ये म्यू होता है, करेक्ट, ओके। जब हम इसको हवा में रखते हैं तो इसको कहते हैं म्यू एयर टू प्रिज्म। अब अगर हम इसको वाटर में डुबो दें तो क्या आएगा, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा वाटर टू प्रिज्म, वाटर टू प्रिज्म मींस लाइट रेज विल गो, है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म विथ रेस्पेक्ट टू वाटर। पता है क्या आएगा, वाटर में आपका जो है कितना होता है वो, इसको अंदर आप इस तरीके से बोल सकते हो इसको, म्यू प्रिज्म अपॉन म्यू वाटर, है ना। म्यू प्रिज्म आपको दे रखा होता है, जनरली प्रिज्म जो होता है ना ग्लास का होता है, जनरली प्रिज्म किसका बना होता है, ग्लास का। मान लो हम ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 मान लेते हैं, तो 3/2 हो गया, ये ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है। अब हम जरा वाटर का लिख लेते हैं, वाटर का 4/3 है, तो ये 9/8 हो जाएगा, प्रेजेंस ऑफ वाटर 9/8 हो गया, करेक्ट। अब आप देखो, मैं कहूंगा बीटा वाटर अपॉन बीटा एयर, बीटा वाटर अपॉन बीटा एयर को मैं बोलूंगा लैम्डा वाटर अपॉन लैम्डा एयर इनटू म्यू, म्यू एयर टू ग्लास -1 अपॉन म्यू वाटर टू ग्लास -1, ग्लास माने प्रिज्म, है ना, ग्लास माने प्रिज्म। तो अब देखिए आप, बीटा वाटर अपॉन बीटा एयर कितना हो गया, लैम्डा वाटर अपॉन लैम्डा एयर, लैम्डा वाटर अपॉन लैम्डा एयर इज व्हाट, 1 अपॉन म्यू एयर टू ग्लास, सॉरी एयर टू वाटर, एयर टू वाटर, करेक्ट। ध्यान दो, लैम्डा वाटर अपॉन लैम्डा एयर को मैं 1 अपॉन म्यू एयर टू वाटर, आप लोग मेरे जो है ना चाहो तो कल वाले लेक्चर को रिवाइज कर लो, उसके अंदर ये चीज है, राइट। अब देखो 3/2 -1 एंड 9/8 -1, चेक करिए, जांच पड़ताल करो, सभी बच्चे चेक करें क्या आया। बेटा इसको मैं लिख रहा हूं 1 अपॉन वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 4/3, इसको देखना जरा, मैं इसको 1/2 लिख रहा हूं और इसको 1/8 लिख रहा हूं, मुझे लग रहा है 3 टाइम्स आ जाएगा, इसका मतलब बीटा वाटर इज 3 टाइम्स ऑफ बीटा एयर, है ना। इट मींस आंसर देखिए क्या है, आंसर देखिए क्या है, इफ फ्रेस्नेल्स बाय प्रिज्म सेटअप, if Fresnel's by prism setup is, if Fresnel's by prism setup is put in water, then fringe width becomes 3 times, fringe width becomes 3 times of that in air, जो हवा में थी उससे 3 गुना हो जाती है फ्रेस्नेल्स बाय प्रिज्म में। लेकिन अगर आप यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को डुबोते, जो कि मैंने कल डुबोया नहीं था, अगर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को डुबोगे तो क्या होगा, चलो करो, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को डुबोगे तो कुछ नहीं, केवल वही आएगा, एक ही चीज आएगी, देखो, है ना, क्योंकि वो तो केवल लैम्डा पे डिपेंड करता है, देयर इज नो म्यू, है ना। अगर फ्रेस्नेल की जगह यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट होता, यंग्स, है ना, तो मामला बिल्कुल अलग होता, क्योंकि फिर मैं केवल बीटा प्रोपोर्शनल टू लैम्डा लिखता और फिर मैं बीटा वाटर अपॉन बीटा एयर इक्वल टू लैम्डा वाटर अपॉन लैम्डा एयर इक्वल टू क्या कर देता बताओ, 3/4 कर देता, मैं कह देता बीटा वाटर इज 3/4 इंटू बीटा एयर, दिस ऐसे बोल देता मैं, करेक्ट। तब ये तब होता। चलिए, ये फ्रेस्नेल्स बाय प्रिज्म की बातें पूरी हो गई। अब हम बात करेंगे कि अगर मान लो
दो इंटरफेरिंग वेव्स के बीच में, दो इंटरफेरिंग रेज के बीच में अगर हम एक थिन स्लिट इंसर्ट कर दें तो क्या घटना घटित हो जाएगी। मेरी बातें ध्यान से सुनिए। अगर दो इंटरफेरिंग रेज के बीच में हम एक थिन स्लिट को या थिन शीट को, किसी ट्रांसपेरेंट मटेरियल की थिन शीट को इंसर्ट कर दें तो क्या घटना होगी, कैसा सीन क्रिएट हो जाएगा, उसको डिस्कस कर लेते हैं। बहुत आसान सी बात है। जैसे मान लो यहां से दो रेज आ रही हैं, दो स्लिट्स हैं, तो दो स्लिट्स से रेज आ रही हैं। मान लीजिए यहां पर आपका स्क्रीन है, मान लो एक रे यहां आई और एक रे यहां आई। अभी आपका मान लो यहां जो भी बन रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों रेज के अंदर से किसी एक रे के बीच में एक पतली सी शीट रख देते हैं ट्रांसपेरेंट मटेरियल की। तो देखो एक शीट है, किसकी शीट है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल, एनीथिंग कैन बी, है ना, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। मान लो इसकी थिकनेस T है, मान लीजिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। इस शीट की थिकनेस T है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। अब देखो क्या होगा, मैं बताऊं क्या होगा। इधर देखो कुछ नहीं होगा, छोटी सी घटना घटित होगी, बहुत छोटी सी घटना। देखो अभी तक जब तक ये शीट यहां नहीं थी, जब ये शीट यहां नहीं थी तो सब जगह एयर थी, जब ये शीट नहीं थी तो सब जगह हवा थी। अब क्या हुआ, हमने ये शीट डाल दी ट्रांसपेरेंट मटेरियल की, तो भैया अब यहां इस जगह पे हवा नहीं है, इस जगह पे एयर नहीं है। इस जगह पे एयर नहीं है तो क्या हुआ, इस जगह पर एयर से बड़ी चीज है जिसका कि इफेक्टिव लेंथ बढ़ जाता है ना। तो ध्यान दीजिए, इफेक्टिव एयर, एक मिनट इसको लिखिए आप, इफेक्टिव थिकनेस ऑफ शीट, और इसको आप ये भी कह सकते हो एयर थिकनेस ऑफ शीट, इक्विवेलेंट एयर थिकनेस ऑफ शीट। इसको आप ज्यादा अच्छा बोल रहा हूं मैं वर्ड, इक्विवेलेंट एयर थिकनेस ऑफ शीट। ये बात मैं बोल रहा हूं थोड़ा ज्यादा क्लियरली। तो इसको मैं कहता हूं म्यू इंटू टी। देखिए पहले यहां हवा था तो बस जो था टी थिकनेस थी तो बस टी थिकनेस की हवा थी। अब ये म्यू इंटू टी बन गया, इसका मतलब ये हो गया कि एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस क्रिएट हो गया। एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस जो क्रिएट हो गया है वो हो गया है म्यू इंटू टी माइनस टी, यानी कि म्यू माइनस 1 इंटू टी क्रिएट हो गया। अब आप समझिए, जब ये शीट नहीं थी तो बेटा ये S2P था और ये S1P था, तो हमारा डेल्टा क्या था उस समय जब ये शीट नहीं थी, तो S2P माइनस S1P था। और इसका मतलब ये हुआ कि जो ये S2P माइनस S1P था तो S2P बहुत बड़ा था और S1P बड़ा छोटा सा था। ओके, हमने जब ये इंसर्ट किया तो अब S1P जो है वो इफेक्टिवली बढ़ गया है, S1P इफेक्टिवली बढ़ गया है। अब देखो S1P इफेक्टिवली बढ़ गया है तो इसका मतलब ये माइनस साइन है, तो डेल्टा कम हो गया है, यानी इफेक्टिवली पाथ डिफरेंस कम हो गया है। हमने आपको पढ़ाया था डेल्टा बराबर n लैम्डा, ये कंडीशन किसकी थी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की थी, ब्राइट फ्रिंज की थी। अब चाहे वो ब्राइट फ्रिंज हो चाहे वो डार्क फ्रिंज हो, डिपेंड, तो अगर मान लो डार्क भी होता तो ऐसा हो जाता और क्या होता, है ना। लेकिन ये डेल्टा कम हो गया। डेल्टा कम होने का मतलब क्या होता है कि आपका जो ऑर्डर ऑफ इंटरफेरेंस है, ऑर्डर ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंज जो है वो डिक्रीज हो गया, डाउन आ गया। इसका मतलब अगर पहले इस जगह 10वीं फ्रिंज बन रही थी, है ना, 10वीं फ्रिंज बन रही थी, अब बताओ क्या होगा, डेल्टा कम हो गया ना यहाँ पे इफेक्टिवली, है ना। तो जो पहले यहाँ 10वीं फ्रिंज बन रही थी तो अब यहाँ 10वीं की जगह क्या बनेगी, जो पहले 8वीं थी वो बनेगी, यानी कि सारा का सारा इंटरफेरेंस पैटर्न ऊपर चला जाएगा। किसी की एक बार मेरी बात वापस सुनिए, लिसन मी अगेन वंस वेरी केयरफुली। आपका ये डेल्टा कम हो गया, इसका मतलब ये होता है कि पहले अगर मान लो अगर
यहां पे 10th फ्रिंज बन रही थी, राइट, और इस जगह पे मान लो 8वीं बन रही थी, राइट। तो 8वीं के करस्पॉन्डिंग पाथ डिफरेंस अब हो गया। इसका मतलब ये 8वीं वाली वहां पहुंच जाएगी, 8वीं वाली वहां पहुंच जाएगी। अब आप एक सवाल पूछ सकते हैं कि सर जब 8वीं वाली यहां पहुंच जाएगी तो 0 वाली कहां जाएगी? कहां जाएगी जी? ऊपर आ जाएगी। और क्या होगा? और क्या, बिल्कुल, हाँ देखो आप, मैं आपको यहां भी बात बता देता हूं, ऐसा सीन बनेगा, ऊपर ऐसा सीन बनेगा। पिछली वाली बात में जब हम यहां बात कर रहे थे, जब ये सीट यहां पर नहीं थी, तो यहां पर S1O बराबर मैंने S2O बोल दिया था। हाँ, क्या बोल दिया था? S1O बराबर S2O बोल दिया था, उस टाइम पे बोला था जब ये सीट नहीं थी। लेकिन आज तो सीट है यहाँ पे। जब सीट है तो ये डिस्टेंस क्या होगी? S1O विल बी लिटिल ग्रेटर, यानी यहां पाथ डिफरेंस आएगा। इसका मतलब दिस विल नॉट बी द सेंट्रल फ्रिंज, दिस विल नॉट बी द जीरो ऑर्डर फ्रिंज। ये जीरो ऑर्डर फ्रिंज भी ऊपर खिसक जाएगी। बताऊं कैसे? ये पता है कहीं यहां होगा, कहीं यहां होगा, ये सीन है ना, ये होगा। अगर ये पॉइंट है, इट इज लिटिल डिफरेंट फ्रॉम द सेंट्रल पॉइंट, तो पता है क्या होगा? इसके अंदर जो है ये S1P जो है वो, आप देखो अब क्या होगा S1P, कि ये तो जो है ना थोड़ा सा ज्यादा हो गया, एयर डिस्टेंस से ज्यादा डिस्टेंस हो गई, तो हो सकता है कि ये टोटल मिला करके इसके बराबर हो जाए, तो वहां पे जीरो ऑर्डर फ्रिंज आएगी। इसका मतलब एंटायर इंटरफेरेंस पैटर्न हैज बीन शिफ्टेड अप। कितनी फ्रिंजेस शिफ्ट हुई? कुछ नहीं करना, उसके लिए हमें ज्यादा बात नहीं करनी है, केवल समझने की बात थी वो n लैम्डा, कि n और n नंबर की फ्रिंज आपकी शिफ्ट हो जाएंगी, करेक्ट। चलिए अब हम बात करेंगे थिन फ्रिंज, तो थिन फिल्म्स, इंटरफेरेंस फ्रॉम थिन फिल्म्स। देखिए जी, इंटरफेरेंस फ्रॉम थिन फिल्म्स। एक मिनट जरा, जस्ट अ मोमेंट प्लीज। चलिए जी, ध्यान दो, इंटरफेरेंस फ्रॉम थिन फिल्म्स। बच्चे ध्यान देवें, इंटरफेरेंस फ्रॉम थिन फिल्म। बेटे, पानी के ऊपर आपने कभी तेल छिड़क दिया, पानी के ऊपर, पानी की एक बाल्टी लो, उसमें थोड़ा सा तेल छिड़क दो। अब आप देखो उसको लाइट जला करके क्या होता है? कलरफुल दिखती है। एक्चुअली ये होता क्या है कि जो हमारी व्हाइट लाइट होती है ना, इसमें कलर्स होते हैं 7, सब जानते हो, इसमें मेरे को बताना नहीं है ना। वो जो कलर्स होते हैं वो अलग अलग कलर्स जो है ना अलग अलग तरह से जो है डिवाइड होते हैं। कैसे डिवाइड होते हैं वो अभी मैं बताऊंगा, कि थोड़ा सा पार्ट जो है रिफ्लेक्ट होकर के डिवाइड होता है, थोड़ा सा पार्ट जो है रिफ्रैक्ट होकर फिर ट्रांसमिट होकर के डिवाइड होता है। कैसे होता है देखो, मान लीजिए मेरे पास एक बहुत पतली सी फिल्म बन गई, ये देखो आप, थोड़ा सा मैं यहाँ बना रहा हूँ, बहुत पतली फिल्म बना रहा हूँ मैं, है ना, जानबूझ के मोटा दिखा रहा हूँ, माइक्रोस्कोप से देख रहा हूँ साहब, माइक्रोस्कोप से देख रहा हूँ, है ना। अब देखो, मान लीजिए यहाँ से कोई लाइट आ रही है, तो देखो क्या क्या घटनाएं घटित होंगी। यहाँ से अगर कोई रे ऑफ लाइट आ रही है तो इस रे ऑफ लाइट के दो पार्ट हो जाएंगे, दो टुकड़े हो जाएंगे, है ना। दिस रे ऑफ लाइट विल बी डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, वन पार्ट विल गेट रिफ्लेक्टेड, है ना, while अदर पार्ट विल गेट रिफ्रैक्टेड। यहां से रे आई, यहां पे दो टुकड़े हो गए, ये रिफ्रैक्ट हुआ, है ना। अब ये जो रिफ्रैक्ट हुआ है ना, फर्दर इट विल बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, वन पार्ट विल गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम दिस सरफेस टू दिस एंड अदर विल गो आउट। बेटे ये जो चीज है ना, इसे कहते हैं ट्रांसमिटेड, ट्रांसमिटेड रे, बाहर निकल गई, वो क्या हो गई? रिफ्लेक्ट हो गई, राइट। आगे देखिए, आगे देखिए, यहां पर जो रे आई है उसका क्या हाल होगा, यहां जो रे आई है उसका भी ऐसा ही हाल होगा। एक पार्ट वापस इधर लौटेगा और एक पार्ट वापस उधर लौटेगा, राइट। अब देखो ये ऐसे लौटेगा, है ना, इस तरह से,
तो ये है ट्रांसमिटेड सेट और यह है रिफ्लेक्टेड सेट। ये ट्रांसमिटेड सेट है। ट्रांसमिटेड सेट का भी इंटरफेरेंस होता है, रिफ्लेक्टेड सेट का भी इंटरफेरेंस होता है। जो रिफ्लेक्ट हो रही है वो भी इंटरफेरेंस करती है, जो ट्रांसमिट हो रही है वो भी इंटरफेरेंस करती है। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं कि ऐसा हो रहा है तो क्या क्या होगा। अब देखो, सबसे पहले मैं रिफ्लेक्टेड सेट की बात कर दूं। मैंने इसकी ज्योमेट्रिकल कैलकुलेशंस जो है क्लास में करवा दी थी, है ना, रिफ्लेक्टेड सेट। आज मैं उसके अंदर नहीं जाऊंगा बिकॉज वी हैव वेरी लेस टाइम। ट्रांसमिटेड सेट, है ना, देखिए आपको करना क्या है, कुछ नहीं, मैं आपको बता देता हूँ रिफ्लेक्टेड सेट के अंदर और ट्रांसमिटेड सेट में क्या डिफरेंस है। देखिए, पाथ डिफरेंस जो ज्योमेट्रिकल होता है वो तो 2 म्यूटी कॉस आर होता है। पाथ डिफरेंस जो ज्योमेट्रिकल होता है वो तो 2 म्यूटी कॉस आर होता है ना। पाथ डिफरेंस एक्चुअली ज्योमेट्रिकल में क्या है प्रॉब्लम, कि वो कैलकुलेशन तो सेम आएगी, लेकिन रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड में एक डिफरेंस आएगा, वो डिफरेंस ये आएगा रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड में। ट्रांसमिटेड में जब ट्रांसमिशन होता है तो कोई भी एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस और एक्स्ट्रा फेज डिफरेंस क्रिएट नहीं होता, लेकिन रिफ्लेक्टेड बीम में एक एक्स्ट्रा फेज डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, पाई का फेज डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, मैंने आपको बताया होगा। तो यहां पर जो है ना, अगर आप लिखेंगे मैक्सिमा की कंडीशन तो 2n प्लस 1 इंटू लैम्डा बाई 2, इट इज कंडीशन ऑफ मैक्सिमा, राइट, और 2 म्यूटी कॉस आर, इसको आप लिखेंगे तो इट इज कंडीशन ऑफ मिनिमा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वहां पे जो है ना एक पाथ डिफरेंस या फेज डिफरेंस पाई का होता है, तो पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 का हो जाता है, करेक्ट। यहां ऐसा कुछ नहीं होता, पाथ डिफरेंस कोई क्रिएट नहीं होता, कोई फेज डिफरेंस क्रिएट नहीं होता ट्रांसमिटेड रेज में। तो क्या होगा, इसको आप कहेंगे एन लैम्डा और इसको कहेंगे 2 म्यूटी कॉस आर, इट इज इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2। इसे कहेंगे आप मैक्सिमा और इसे कहेंगे मिनिमा, राइट। ये थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करना है। अब देखो, ये क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आते हैं, मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया देता हूँ। क्वेश्चन क्या करेंगे, वो आपको सारी डिटेल दे देंगे। आपको क्या क्या दे देंगे, वो कहेंगे म्यू भी दे देंगे, टी भी दे देंगे, कॉस आर भी दे देंगे। आर इज व्हाट, इन रिफ्लेक्टेड सेट आर इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इन ट्रांसमिटेड सेट आर इज द एंगल ऑफ ट्रांसमिशन, राइट। ओके, अब सवाल कैसे पूछते हैं, देखिए वो कहते हैं आप थिन फिल्म की थिकनेस बताइए जिससे येलो कलर दिखाई देना बंद हो जाए, मतलब येलो कलर देखना नहीं चाहते। अब देखो, रिफ्लेक्टेड लाइट में ही दिखाई देगा, ट्रांसमिटेड में तो नीचे की तरफ दिखाई देगा। तो जो दिखने वाला काम होता है, कौन सा कलर आपको दिखेगा, वो रिफ्लेक्टेड लाइट में दिखेगा। आपकी आंखें यहाँ है, ऑब्जर्वर कहाँ है, यहाँ पर है, तो आपके रिफ्लेक्टेड लाइट में आपको ये दिखाई देगा। अब आपको कौन सी लाइट को गायब करने के लिए बोल रहे हैं कि दिखनी नहीं चाहिए येलो लाइट नहीं देखना चाहते, है ना, दूसरी लाइटें देखना चाहते हैं। तो अब आप येलो वाली वेवलेंथ पकड़ो, येलो की जो भी वेवलेंथ है उसको यहाँ पे पुट कर दो, मिनिमा वाली जगह पे पुट कर दो और n इक्वल टू 1 रख दो। फर्स्ट इंटरफेरेंस का जो है ना, फर्स्ट ऑर्डर इंटरफेरेंस रख दो। आपने जब इसको लैम्डा को वो येलो लाइट वाली रख दिया तो आपकी थिकनेस निकल कर आ जाएगी। अगर आपने उतनी मोटी थिकनेस वाली फिल्म ली तो आपका वो कलर गया, वो दिखाई नहीं देगा। तो आप जिस कलर को नहीं देखना चाहते उस कलर को आप ऐसा कर सकते हो, है ना। जो कलर देखने की इच्छा नहीं हो रही है उसका आप मिनिमा बना दो, हाँ, और जो कलर बढ़िया से देखने की इच्छा हो रही है, सवाल वाला कहेगा वो दिखना चाहिए, सवाल वाला कहेगा टू सी टू मेक द व्हाट कलर, ग्रीन कलर विजिबल। अब तो ग्रीन कलर को विजिबल बनाना है तो आप उसका मैक्सिमा बना दो, अपने आप विजिबल हो जाएगा। और जो आपको नॉन विजिबल बनाना है उसका मिनिमा बना दो, अपने आप नॉन विजिबल हो जाएगा। ये सब मतलब कोई पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है इन बातों में, इन बातों को तो कॉमन सेंस से हो जाती है ये बातें। चलिए, इसको मिटा दिया मैंने, अब इसकी जरूरत नहीं है ज़्यादा बात करने की। अब हम बात करेंगे बिलेट्स स्प्लिट लेंस। ध्यान दीजिए, बिलेट्स स्प्लिट लेंस।
ये बिलेट्स स्प्लिट लेंस कुछ नहीं है। क्या किया, एक लेंस लिया, कॉन्वेक्स लेंस, उसके दो टुकड़े कर दिए और थोड़ा दूर दूर रख दिया। अब क्या होगा, लाइट आएगी, दोनों टुकड़ों पर गिरेगी, दोनों टुकड़े अपना अपना रिफ्लेक्शन करेंगे, दोनों टुकड़ों की अपनी अपनी इमेज बनेगी। वो जो इमेज बनेगी ना अपनी अपनी, वही इमेज क्या होंगे, दो सब सोर्सेज होंगे। और वो दो सब सोर्सेज जो होंगे सिंगल मोनोक्रोमेटिक सोर्स के, वो कोहेरेंट सोर्स होंगे। कोहेरेंट सोर्स होंगे तो वहाँ पे क्या होगा, इंटरफ्रेंस चालू हो जाएगा। ये बड़ा ही सिंपल सा मामला है, बहुत ही सिंपल मामला है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, मैं सबसे पहले एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स रख देता हूँ यहाँ पे, मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट, करेक्ट। अब आप देखो यहाँ पे मैं एक कॉन्वेक्स लेंस रख रहा हूँ, ऐसे ऐसे। आप थोड़ा रखने का तरीका देखना कि ये कॉन्वेक्स लेंस मैंने ऐसे रखा, आधा काट करके। इसी तरीके से जो आधा टुकड़ा इसी कॉन्वेक्स लेंस का बता हुआ है, सेम कॉन्वेक्स लेंस लेंगे साहब। फोकल लेंथ सेम होनी चाहिए, मटेरियल सेम होना चाहिए, दोनों टुकड़े सेम लेंस के होने चाहिए। अलग अलग लेंस के टुकड़े मत ले लेना, हाँ, नहीं तो मामला गड़बड़ा जाएगा, राइट। अब देखो आपने ये लेंस लिया, आपने ये लेंस लिया, ये मोनोक्रोमेटिक सोर्स लिया है। अब आप क्या करेंगे कि यहां पर आप, ये प्रिंसिपल एक्सिस होगी अपर पीस की, ये प्रिंसिपल एक्सिस होगी लोअर पीस की, करेक्ट, ओके। अब यहां क्या क्या घटनाएं होंगी वो देखिए। यहां से एक रे आएगी जो इस लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस के सेंटर, मतलब इस लेंस के सेंटर से जाएगी, तो वो स्ट्रेट रे जाएगी। मेरे को क्या डायग्राम थोड़ा सा बनाने में अच्छा, मेरे को ड्राइंग कभी भी नहीं आती थी, जब मैं छोटा सा बच्चा था तब भी नहीं आती थी मेरे को ड्राइंग, तो फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ अच्छी ड्राइंग बनाने की, है ना। ध्यान देना, सभी बच्चे ध्यान देना। ये आपका गया, राइट, ये एक रे चली गई। अब देखना आगे क्या होता है। अब बाकी की रेज जो है इधर उधर भी तो जाएंगे ना साहब, एक ही रे थोड़ी होती है इस दुनिया में। तो देखो एक मैं लास्ट वाली रे ले रहा हूँ जो कि एकदम एंड पर जाएगी, है ना। एक मैं लास्ट वाली रे ले रहा हूँ जो कि एकदम एंड पे जाएगी। अब देखिए क्या होगा, ये एंड वाली रे जो है वो थोड़ा सा इस तरह से हो जाएगी, एंड वाली जो रे है वो थोड़ा सा इस तरह से हो जाएगी, करेक्ट। यहां हम रख देते हैं स्क्रीन रख देते हैं। ये जो है ना, ये आपकी सेंट्रल एक्सिस है, ये आपकी सेंट्रल एक्सिस है, वो सेंट्रल पॉइंट होगा। आप समझ गए होंगे कि ये जो रेज हैं ये ऐसे जा रही हैं, ये ऐसे जा रही हैं, है ना। अब आप देखो थोड़ा सा डायग्राम जो है ना वो गड़बड़ा गया ना, हाँ, इसको थोड़ा करेक्शन कर देते हैं डायग्राम को, है ना। मैं एक बार जो है इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर देता हूँ, है ना, ये थोड़ा अच्छा से नहीं बना। अब देखना जरा, मैं बना रहा हूँ इसको, लिटिल यू लुक एट द पॉइंट, है ना। आप थोड़ा समझ जाइए, क्योंकि मेरे हाथ में कोई स्केल वगैरह तो है नहीं, है ना। स्केल वगैरह नहीं है बेटा मेरे हाथ में, मैं तो बेचारा वैसे ही बना दे रहा हूँ डायग्राम। ये S1 है और ये S2 है, ये दो सोर्सेज है, इनका ओवरलैपिंग रीजन ये है, यहां पर आपका इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा, राइट। फ्रिंज विड्थ बता दूं कितनी होगी, मैं बता देता हूं फ्रिंज विड्थ। देखो फ्रिंज विड्थ होगा लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। अब ये मामला थोड़ा सा सावधानी वाला है। व्हाट इज कैपिटल D? देखो सोर्स से लेकर यहां तक की डिस्टेंस, ये कैपिटल D है। अब मैं आपको बताता हूं, इसको हम कहते हैं U। U इज व्हाट? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, U। इसको क्या कहते हो बेटे आप? V। V इज पोजीशन ऑफ इमेज। अगर आपको लेंस की फोकल लेंथ पता है, अगर लेंस की फोकल लेंथ पता है, राइट, तो आप V पता कर सकते हैं, V पता कर सकते हैं ना। अब अगर आपको लेंस और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस दे दे सवाल वाला, लेंस और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस दे रहा है B, तो B इज व्हाट? B इज लेंस टू स्क्रीन, लेंस टू स्क्रीन, ये डिस्टेंस है B, राइट। V आपकी इमेज की पोजीशन है, यानी कि S1 S2 की पोजीशन है, दोनों इमेज है साहब, दोनों इमेज है। अब आप बताओ कि लैम्डा कैपिटल D क्या आया? कैपिटल D आएगा आपका B माइनस V,
कैपिटल डी आएगा b माइनस वी, करेक्ट, राइट। अब जरा स्मॉल डी के बारे में बातें कर लेते हैं। स्मॉल डी साहब S1 S2 के बीच की डिस्टेंस है। मैं बताता हूं, यहां देखो, यहां देखिए, एक बार एकदम सावधान हो जाएं। मान लो ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, इसको हम कह देते हैं a ऊपर से और a नीचे से, यानी कि दिस डिस्टेंस इज सपोज 2a, सपोज 2a, करेक्ट, 2a, ओके। अब मैं S1 S2 लिख रहा हूं। अब देखना, आप थोड़ा सा ट्राई करना कि मेरी बात आपको समझ में आ रही है क्या। थोड़ा सा प्रयत्न करना बेटा कि मैं जो लिख रहा हूं वो ठीक लिख रहा हूं क्या, चेक करो। मैं लिख रहा हूं ट्वाइस a प्लस एम ए, ये क्या है, ये क्या है, मैं बताऊं क्या है। आप लोग सब जानते हैं m बराबर होता है v अपॉन यू, इसे मैग्निफिकेशन कहते हैं, है ना। मैग्निफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये होता है। अब ये जो है ना, ये इस लेंस की प्रिंसिपल एक्सिस है। सभी बच्चे ऊपर वाले लेंस की प्रिंसिपल एक्सिस देखिए, सभी बच्चे ऊपर वाले लेंस की प्रिंसिपल एक्सिस देखो, सभी बच्चे नीचे वाले लेंस की प्रिंसिपल एक्सिस देखो। देख ली क्या, देख ली। ये है हाइट ऑफ द इमेज और ये है हाइट ऑफ द इमेज, ओके। तो मैं पता है क्या कहूंगा, मैं कहूंगा हाइट ऑफ द इमेज आपको पता करनी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपका a है, ये देखो, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, मतलब ये इधर है, इधर है ना। जब ये ऐसा हुआ तो आपका हाइट ऑफ इमेज क्या आएगा, हाइट ऑफ इमेज मैं यहां साइड में लिख देता हूं, हाइट ऑफ इमेज ये आएगा m इंटू ए। सोचिए जरा, विचार करिए, ये a है और वो m a है, तो बेटा ये कितना हुआ, ये हुआ a प्लस एम ए, और इसको डबल कर दो, बोलो क्या, d आ गया। आइए, तो बड़ा आसान सा है, मस्ती मारनी है खाली और कुछ नहीं करना। चलिए जी, ये बिलेट्स स्प्लिट लेंस का गेम खत्म। सवाल आएंगे, आपको यही सब दिया जाएगा, आपको है ना बी दे दिया जाएगा। देखो क्या क्या सवाल में दे देगा वो, आपको बी दे देगा, वी आपको पता कर ही लोगे, आप लोग इतने इंटेलिजेंट तो हो ही। वी को कैसे पता करोगे, सब जानते हैं, लेंस फॉर्मूले से, है ना। हाँ, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो आपका बी आ गया और आपका एम आप कर ही लोगे, एम पता लग जाएगा आपको, है ना, वी अपॉन यू से। बस अब बच क्या गया है, ए आपको जरूर देगा वो, ए आपको जरूर देगा वो। ये ए क्या है, ये वाली है, आप ये गलती मत कर जाना, ये ध्यान रखना, है ना। इसको ये 2a लिया है मैंने अपने कार्यक्रम में। अच्छा एक बात बताऊं मैं आपको, थोड़ा सा इसको समझिए। इस दुनिया में जितने लोग होते हैं ना बेटा, सबका बात करने का तरीका अलग अलग होता है। मेरा बात करने का ढंग अलग है, किसी बुक में हो सकता है अलग ढंग से लिख रखा हो सकता है आपके एग्जाम पेपर में वो 2a की बजाय इसको पूरे को a बोल दे। मान लो एग्जाम वाला जो है ना, इसको पूरे को सपोज d बोल दे, सपोज डी बोल दे। अपन ने कोई कानून थोड़ी बना दिया कि जो अपन बोलेंगे वही इस दुनिया में होगा, है? वो तो एग्जाम वाला तो बदल देगा। तो पता है क्या कर देंगे फिर, अगर वो डी बोल दे इसको पूरे को, तो हम पता है क्या करेंगे, लैम्डा बी माइनस वी तो हम लिख ही देंगे, हम यहां पे लिख देंगे डी प्लस एम डी, बस खत्म, गॉट द पॉइंट। ओके, चलिए जी, ये बिलेट्स स्प्लिट लेंस की बात हो गई। अब मैं बात करना चाहता हूं लोयड्स मिरर। लोयड्स मिरर ये भी कुछ नहीं है, ये भी एक मस्ती वाली चीज है, मजाक वाली चीज, कि आपको दो सोर्स बनाने हैं, बस क्या बनाने हैं आपको, दो सोर्स बनाने हैं और कुछ जोरदार बात नहीं करनी। अब दो सोर्स बनाने कैसे हैं वो देखो, मैं बताता हूं, अभी बनेंगे ना। दो सोर्स बना देते हैं, आपको बताया ही होगा पहले मैंने। देखिए, एल लोयड्स मिरर, टू सोर्सेज आई एम मेकिंग सब सोर्सेज। एक छोटा सा मिरर ले लीजिए आप, मिरर ले लिया, देख लिया जी मिरर, ये मिरर है। अब मैं क्या करता हूं, इस मिरर से थोड़ा सा इधर और ऐसे
यहां पर एक सोर्स ऑफ लाइट रख देता हूं, मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट एस, मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट एस रख देता हूं मैं, रख दिया। अब देखना क्या घटना घटित होती है। इस मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट से एक रे आ रही है, इस मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट से एक रे यहां आ रही है, यानी मैंने ये जो मिरर है ना, इसके दोनों एज पर एक एक रे ले ली है, जानबूझ के ले ली। वैसे रे तो सब तरफ ही आती है। अब देखो क्या होता है, होता ये है कि ये जो रे हमने यहां ली है ये रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्लेक्ट होती है, बिल्कुल रिफ्लेक्शन तो होगा, इसका भी रिफ्लेक्शन होता है ना, इसका भी रिफ्लेक्शन होता है, करेक्ट। देखो हो सकता है मेरी ड्राइंग ज़्यादा अच्छी ना हो, लेकिन आप कंसेप्ट पकड़ लीजिए। आपको मेरी ड्राइंग से कोई मतलब नहीं है साहब, आपको कंसेप्ट से मतलब है। हाँ, वैसे मैं कोशिश करता हूँ अच्छी ड्राइंग बनाने की, है ना। ये एस है और ये एस डैश है, ये आपका सेकंड सब सोर्स आ गया, यानी कि ये तो ओरिजिनल सोर्स था और ये एपरेंट सोर्स हो गया, एपरेंट सोर्स हो गया। अब ये दोनों सोर्स बन गए, अब मिल करके क्या होता है, इंटरफेरेंस होता है, मिल करके इंटरफेरेंस होता है। कैसे होता है देखो, अगर मैं इस सोर्स S को X बोल दूं, इस सोर्स X को X बोल दूं, इसको मैं X बोल दूं, इस हाइट को, तो बताओ S1 S2 कितना हो गया टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस D बराबर 2x हो गया। अगर मैंने इसको x बोला तो D इक्वल टू 2x हो गया ना। अच्छा, अब मैं स्क्रीन रख रहा हूं साहब, जरा आप मेरी स्क्रीन को चेक करना कि व्हाट वे आई एम पुटिंग द स्क्रीन। कुछ नहीं जी, वही पुरानी वाली बात है। अब देखो आपको ये दो सोर्स जो मिले ना, हम इससे लाइट लेकर के आ रहे हैं, ये S है और ये S डैश है, तो मैंने S से पहले O पर लाइट लेकर के आया और S डैश से पहले, मतलब O पर ही लेके आते हैं, बाद में हम बाकी जगह पर ले जाएंगे, तो ध्यान दो आप, करेक्ट। अब मैं O पॉइंट के लिए पाथ डिफरेंस लिख रहा हूं, O पॉइंट के लिए पाथ डिफरेंस लिख रहा हूं मैं, लिखो, देखो आई एम राइटिंग पाथ डिफरेंस फॉर पॉइंट O। ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, पाथ डिफरेंस फॉर पॉइंट O। बेटे मैं पता क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा S डैश O प्लस लैम्डा बाई 2 माइनस SO। अब एक चीज बड़ी ऑब्वियस सी है कि SO बराबर S डैश O, ये तो सबको दिख ही रहा है ड्राइंग से, इसमें कुछ डिस्कशन वाली बात नहीं है। ये मैं लैम्डा बाई 2 कहां से उठा लाया बीच में, सोचो। पता है क्या, कुछ नहीं जी, कोई जोरदार बात नहीं है, वो क्या रिफ्लेक्शन हो रहा है ना, तो आपको पता है कि जब रिफ्लेक्शन होता है किसी डेंस सरफेस से तो क्या होता है, लैम्डा बाय 2 का पाथ गैप आ जाता है या पाई का फेज गैप आ जाता है, तो इधर इट इज इंक्लूडिंग फेज गैप ऑफ पाई और इंक्लूडिंग पाथ गैप ऑफ लैम्डा बाय 2, सो अल्टीमेटली इट इज लैम्डा बाय 2। चेक करिए, इसका मतलब क्या होता है कि O पर जो रेज आने वाली हैं उनके बीच पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 है। बेटा जब ये पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 है जो कि O पर आ रही हैं, निश्चित रूप से O पर क्या बनेगा, डार्क। O पर ब्राइट फ्रिंज नहीं हो सकती, दिस O कैन नॉट हैव ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज बनेगी, करेक्ट। फिर इस डार्क के चारों तरफ, दोनों तरफ बन जाएगी ब्राइट और डार्क, ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क, फिर तो आपका वो बीटा वही आ जाएगा, है ना। तो देखिए बीटा इज लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, यानी कि लैम्डा कैपिटल D कितना, कैपिटल D तो बोल दो यार, ये वाली चीज है भैया, कैपिटल D तो सिंपल सा, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। हाँ, और D जो है वो क्या है, D आपका 2x है, बस खत्म बात, ये आपका बीटा आ गया। एंगुलर फ्रिंज विड्थ कितनी होगी, ये आपकी बीटा है, आप इसको एंगुलर फ्रिंज विड्थ भी बोल सकते हैं, बीटा अपॉन एंगुलर फ्रिंज विड्थ, एंगुलर फ्रिंज विड्थ कितना आएगा बेटा, लैम्डा, ओ बीटा अपॉन कैपिटल D है ना, बीटा अपॉन कैपिटल D, आर्क अपॉन रेडियस,
तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ आएगा बीटा अपॉन कैपिटल डी, दैट इज लैम्डा अपॉन 2x। ये आपका एंगुलर फ्रिंज विड्थ आ गया। ठीक है जी, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं, ये आपका क्या था, लॉयड्स मिरर था। अब हम न्यूटन्स रिंग की बात करते हैं कि न्यूटन्स रिंग क्या होता है। तो देखिए वो भी कुछ ऐसा ही जुगाड़ होता है बस, लेकिन उसमें है ना, हम जो है वेव फ्रंट डिवाइड नहीं हो पाता उसमें, वो एम्पलीट्यूड इधर उधर डिवाइड होकर के आता है। तो देखिए थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ न्यूटन्स रिंग में क्या होता है ना। वैसे न्यूटन्स रिंग आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि नाम बोलते नहीं है, कोर्स में नहीं है न्यूटन्स रिंग, कभी कभी क्या वो बोलते कुछ नहीं है न्यूटन्स रिंग, और हालात क्रिएट कर देते हैं न्यूटन रिंग वाली। तो फिर हमें तो करना है ना आंसर, हमें सवाल छोड़ के थोड़ी आना है एग्जाम में, एग्जाम में सवाल छोड़ के नहीं आना है ना, ये ध्यान रखो। तो देखो एक मिनट जरा प्लीज, तो हम क्या कर रहे हैं, एक मिनट जस्ट अ मोमेंट प्लीज। यस प्लीज। देखिए न्यूटन रिंग में क्या होता है, एक प्लेन ग्लास शीट होती है, यहां पे मैं बना रहा हूं प्लेन ग्लास शीट, एकदम प्लेन ग्लास शीट। इस प्लेन ग्लास शीट पर हम एक बहुत बड़ी रेडियस ऑफ कर्वेचर का लेंस रख देते हैं। प्लीज थोड़ा सा, ये सेंटर है ना, बड़ी रेडियस ऑफ कर्वेचर का लेंस रख देते हैं। वी पुट अ लेंस ऑफ बिग रेडियस ऑफ कर्वेचर। एक काम करो, पहले बिग रेडियस ऑफ कर्वेचर का लेंस बना लेते हैं। हाँ इधर देख लो, ये बिग रेडियस ऑफ कर्वेचर का लेंस बना दिया। सभी बच्चे ध्यान देंगे, ये लेंस है बिग रेडियस ऑफ कर्वेचर का। कभी कभी क्या करते हैं, ऐसा वो रख देते हैं और मटेरियल इसके अंदर वाटर भर देते हैं, हाँ वाटर भी भर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर एयर है, यहाँ पर एयर है, अगर यहाँ सोर्स ऑफ लाइट रख देते हैं तो ये आपका सेंट्रल पॉइंट है। क्या होता है, इसके चारों तरफ जो है ना सर्कुलर रिंग्स बनती हैं, वो दिखाई देती हैं ऊपर से, आप देखोगे राइट। अब हम इनकी थोड़ी सी कैलकुलेशन कर देते हैं, कर दें। देखो क्योंकि ये जो हमने जो लेंस लिया है, ये लेंस का जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, लेंस का रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत बड़ा है, लेकिन इसके अंदर एक एयर फिल्म जो है ना ट्रैप हो गई है, इसके अंदर एक एयर की फिल्म ट्रैप हो गई है, हो गई ना, कि आपने एक प्लेन शीट ली थी, उसके ऊपर एक कर्व जो है ना वो ग्लास शीट रखी थी, तो एयर फिल्म हैज बीन ट्रैप्ड इन साइड दिस। ओके नाउ लुक ऑन हियर, ध्यान दो क्या है, ये न्यूटन्स रिंग है। अब मैं एयर फिल्म को इधर ट्रैप कर देता हूं, तो आप ध्यान दीजिए कि ऐसा करने से देखो क्या होगा, ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से ये होगा कि आप एक तरीके से ये डायग्राम बना सकते हो कि अगर ये पॉइंट O है तो ये आपका ये है और ये आपका ये है। ध्यान दो, इसको मैं सेंटर ले रहा हूं, यहां से अगर x डिस्टेंस की मैं बात करूं, x डिस्टेंस की बात करूं, और मैं यहां पर थिकनेस t ले लूं एयर फिल्म की, इसकी एयर फिल्म की थिकनेस t ले लूं। कभी कभी यहां वाटर भी भर देते हैं, वो एयर की जगह वाटर भी भर देते हैं, तो वो फिर वो चीज होगी, है ना, जो होगा वैसा होगा, है ना। वाटर भरेंगे तो वाटर ले लेंगे, हमें क्या फर्क पड़ रहा है। चलो मान लो यहाँ पर कोई मटेरियल है, मैं एयर नहीं लेता एक सेकंड के लिए, एयर के लिए बाद में हम म्यू इक्वल टू 1 रख देंगे, है ना, एयर का म्यू इक्वल टू 1 होता है। एक बार हम यहाँ मटेरियल ले लेते हैं, सपोज वाटर भर दिया, अब आप वाटर को चेक कर लो भैया, तो आप देखो यहाँ पे ये T है, ये T है और ये X है। तो पता है मैं अगर इसको एंगल थीटा मानूं, है ना, तो मैं कहूँगा कि T अपॉन X इक्वल टू थीटा, तो x इक्वल टू थीटा इंटू टी। चेक करो, है घोटाला कर दिया क्या, t इक्वल टू थीटा इंटू एक्स t अपॉन x इक्वल टू थीटा, तो t इक्वल टू थीटा इंटू एक्स। चेक करिए, करेक्ट। अब देखो, अब यहां पर जो लाइट आ रही है उधर से आ रही थी ना लाइट, मैंने कहा था सोर्स से इधर तो लाइट आएगी, तो जो पाथ डिफरेंस आता है
वो पाथ डिफरेंस आता है ट्वाइस म्यू इंटू टी, जैसे अभी थिन फिल्म्स में आया था उसी अंदाज में ट्वाइस म्यू इंटू टी का पाथ डिफरेंस आता है। अब देखो यहां पे मैं लिखूंगा 2n+1 लैम्डा बाई 2, इट इज मैक्सिमा, मैक्सिमा यानी ब्राइट फ्रिंज। ये क्या फिर वही चक्कर कर दिया लैम्डा बाई 2 का, हाँ वो है ना लैम्डा बाई 2 का चक्कर होगा, क्योंकि वो जो है ना रिफ्लेक्ट होगा, रिफ्लेक्ट होकर के ही आपको दिखता है, वो रिफ्लेक्शन ही आपको दिखाई देता है, ट्रांसमिशन तो आपको दिखता ही नहीं है, जो ट्रांसमिटेड हो गया वो तो दिखेगा ही नहीं आपको, आपको रिफ्लेक्ट हुई लाइट ही दिखाई देगी, तो इसलिए ये ब्राइट फ्रिंज हो गया। अब देखो ये 2 म्यू टी हो गया ना, तो मैं इसको लिख देता हूं 2 म्यू थीटा इंटू एक्स, इट इज इक्वल टू 2n+1 लैम्डा बाई 2। ये आपकी ब्राइट फ्रिंज हो गई, करेक्ट। ये ब्राइट फ्रिंज की बातें हो गई है ना, ब्राइट फ्रिंज। चलिए जी, अब आप डार्क फ्रिंज की बात बताओ। डार्क फ्रिंज की बात यहां कर दूं मैं, इसको मिटा देता हूं। तो आप देखिए डार्क फ्रिंज, डार्क फ्रिंज में कुछ नहीं करेंगे हम पता है 2 म्यू टी को हम लिख देंगे n लैम्डा। रीजन वही कि वो क्या होगा कि 1 लैम्डा बाई 2 तो है ही वहां पे, इसलिए वो पार्ट डिफरेंस इस तरह से क्रिएट होकर के आ रहा है, तो वो वाली चीज ब्राइट बनेगी, ये वाली चीज डार्क बनेगी। अब देखिए आप क्या होगा 2 म्यू थीटा एक्स थीटा इक्वल टू n लैम्डा, तो आपका जो है ना, अब आप देखो x डार्क फ्रिंज का, तो इसको मैं बोल देता हूं xn डैश, xn डैश क्या होगा n लैम्डा अपॉन ट्वाइस म्यू थीटा, ये डार्क फ्रिंज की पोजीशन आ गई, और ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन xn डैश नहीं लगाऊंगा, डार्क में डैश लगाता हूं, ब्राइट में डैश नहीं लगाता। तो आप जरा चेक करना एक बार जरा, 2n+1 लैम्डा अपॉन 4 म्यू थीटा, ये चेक करो आप। अब देखो आप अगर आप बीटा लिखना चाहते हैं फ्रिंज विड्थ, तो ऑल्टरनेट मतलब सॉरी कॉन्जिक्यूटिव डार्क एंड कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज के बीच की डिस्टेंस को क्या कहते हैं आप, बीटा कहते हैं। तो देखो बीटा को मैं कहूंगा क्या, इसमें इसके बीच का डिस्टेंस ले लो, मतलब 1 2 के बीच का, तो मैं बताता हूँ मैं क्या लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ इसको लैम्डा इक्वल टू ट्वाइस म्यू थीटा, लैम्डा अपॉन ट्वाइस म्यू थीटा, इट इज बीटा, इट इज फ्रिंज विड्थ। ये आपका क्या था, न्यूटन्स रिंग का था। कभी कभी ये सवाल पूछ लेते हैं, है ना, अब सवाल कब आएगा ये तो हमें नहीं पता, लेकिन ये सब चीजें होंगी, राइट। अब इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे डिफ्रैक्शन, मिटा दिया इसको। डिफ्रैक्शन क्या चीज होती है, तो देखिए डिफ्रैक्शन क्या चीज होती है, बेंडिंग ऑफ वेव्स फ्रॉम शार्प कॉर्नर्स ऑफ ऑब्स्टेकल और अपर्चर इज डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन में क्या होता है, लाइट रेज की बेंडिंग होती है, लाइट रेज बेंड करती है, बेंड करती है। अब जब लाइट रेज बेंड करती है, तो बेंड करने से क्या होता है कि जो है, जब जैसे मान लो आपने एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं, जो रोज रोज होता है आपकी लाइफ के अंदर। मान लो रात में आपको अचानक से प्यास लगी, नींद आ रही थी, 2 बजे प्यास लगी, सारे घर की लाइटें बंद थी, क्योंकि सब सोते हैं तो लाइट बंद करके सोते हैं, पूरे घर की लाइट बंद थी। अब आपको प्यास लगी है तो आपको पानी पीने के लिए किचन में जाना है, क्या करते हो आप पता है क्या करते हो, जो सबसे पास में आपका स्विच होता है ना लाइट का, जो सबसे पास में लाइट का स्विच होता है उसको आप ऑन कर देते हो, बस इतना सा काफी है। अगर एक छोटी सी लाइट भी जल जाती है ना, तो आपको रास्ता बता देती है, बिल्कुल जरा सी लाइट भी जम जाती है, रास्ता बता देती है। ये क्या है, डिफ्रैक्शन, कि वो जरा सा आपने भले ही लाइट जलाई कहीं भी, तो थोड़ा बहुत इधर उधर से घूम फिर करके आई जाती है। अब यहां डिफ्रैक्शन के मामले में थोड़ा सा मैं बताऊंगा कि वेवलेंथ जो है वेव की जितनी बड़ी होगी, डिफ्रैक्शन उतना ही ज्यादा होगा, है ना। तो देखिए डिफ्रैक्शन है ना, बिगर लैम्डा इज इजी डिफ्रैक्शन, बिगर लैम्डा मीन्स इजी डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन इजी होगा।
जितना बड़ा लैम्डा होगा डिफ्रैक्शन उतना ही आसान होगा। छोटा लैम्डा डिफ्रैक्शन मुश्किल। देखिए साउंड, जो साउंड का लैम्डा होता है ना, साउंड का लैम्डा जो है वो 1 मिलीमीटर से फ्यू मीटर्स तक होता है, फ्यू मीटर्स तक होता है। आपकी जो मोबाइल रेंज वगैरह होती हैं, इनकी लैम्डा जो है वो 1 मिलीमीटर से लेके फ्यू किलोमीटर्स तक होती है, मोबाइल की जो लैम्डा वगैरह होती है। अब आप सोचो कि इतनी बड़ी लैम्डा है साउंड की, तो ये बहुत आराम से होता है, डिफ्रैक्शन बड़े आराम से होता है। आप देखो कहाँ से कोई व्यक्ति बोल रहा होता है और मोबाइल आपका रिसीवर जो है उसको रिसीव कर लेता है, लैम्डा ज़्यादा होने के कारण कर लेता है, राइट। इसी तरीके से अगर मान लो आपके पड़ोस में कोई ऐसा पड़ोसी है, कोई ऐसा पड़ोसी आपके पड़ोस में है जिसको खूब म्यूजिक सुनने की आदत है, गाने सुनने की आदत है, तो पता क्या है, अगर पड़ोसी इतना जोरदार है जो खूब गाने सुनता है बढ़िया से, तो आपको अपना म्यूजिक सिस्टम खरीदने की जरूरत नहीं है। हाँ, क्यों? साउंड आई जाएगी इधर उधर से घूम के आपके कानों में, आप भी सुन ही लोगे गाने, आप भी एंजॉय कर लेंगे, पड़ोसी से आप भी एंजॉय कर लेंगे, राइट। अब पता नहीं वो तो जो होगा एंजॉय करोगे क्या करोगे वो तो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन आप गाने सुन सकते हैं पड़ोसी से, राइट। लेकिन ऐसा कभी आज तक नहीं हुआ कि पड़ोसी अपने घर में लाइट जलाए और आप पढ़ाई कर लें अपने कमरे में, क्योंकि लाइट की जो वेवलेंथ है वो बहुत कम है, तो डिफ्रैक्शन इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब पहला कंसेप्ट तो ये है कि अगर आपको डिफ्रैक्शन ऑब्जर्व करना है तो साइज ऑफ ऑब्स्टेकल और ऑब्जर्वर शुड बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। चलिए नोट करिए, डिफ्रैक्शन, बेंडिंग ऑफ वेव, bending of wave from sharp corners, bending of wave from sharp corners, है ना। अब आप ध्यान दीजिए, बेंडिंग ऑफ वेव फ्रॉम शार्प कॉर्नर्स, इसमें क्या होगा कि साइज ऑफ ऑब्स्टेकल, साइज ऑफ ऑब्स्टेकल and size of obstacle and size obstacle or aperture should be of the order of lambda। यानी अगर आप डिफ्रैक्शन को ऑब्जर्व करना चाहते हैं तो जो आपका साइज है ऑब्स्टेकल का या किसका, एपर्चर का, वो वेवलेंथ की ऑर्डर का होना चाहिए। जितनी बड़ी वेवलेंथ उतना बड़ा साइज होना चाहिए, करेक्ट। चलिए, तो ये बहुत जरूरी है ना। आप चलो कोई बात नहीं, लैम्डा का अगर आप 10 20 50 गुना लेते हैं तो भी चल जाएगा, लेकिन अगर आपने लैम्डा का 100 गुना 200 गुना या 1000 गुना ले लिया तो वो डिफ्रैक्शन नहीं होगा। इसीलिए लाइट का डिफ्रैक्शन बहुत कम देखने को मिलता है। लाइट का डिफ्रैक्शन आपको बहुत कम, जबकि साउंड का डिफ्रैक्शन तो रोज रोज मिलता है ना। साउंड का डिफ्रैक्शन तो क्या होता है, आपको दिखाई दे जाएगा मेरे लेक्चर में ही, बीच बीच में एसी की आवाज़ जब तेज होती है तो क्या होता है, आपका थोड़ा थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाने लग जाती है आवाज़ में। उसके लिए हम बहुत प्रयत्न करते हैं। चलिए अब देखिए, अपन बात करेंगे डिफरेंस इन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, डिफरेंस इन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन तो देखिए मैं आपको बताता हूं कि दोनों में क्या डिफरेंस है। देखो यहां एक टेबल बना देते हैं, इंटरफेरेंस में और डिफ्रैक्शन में अंतर क्या है। इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, सबसे बड़ा अंतर बता देता हूं मैं आपको। इंटरफेरेंस क्या है, बड़ी क्लियर कट सुपरपोजिशन ऑफ टू डिस्टिंक्ट वेव्स। डिफ्रैक्शन क्या है, ये बड़ा सीरियस मामला है, इसमें ध्यान दीजिए। सुपरपोजिशन
of waves coming from different or multiple sub sources of a wave front। देखिए कल मैंने आपको पढ़ाया था कि वेव फ्रंट बिहेव्स लाइक इनफाइनाइट सोर्सेज, बहुत सारे सोर्सेज होते हैं। एवरी पॉइंट ऑफ द वेव फ्रंट इज सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स, ठीक है ना। तो कोई भी जब सोर्स से लाइट आती है तो वेव फ्रंट होता है। उस वेव फ्रंट पर सारे के सारे पॉइंट्स होते हैं, सब पॉइंट्स अपनी अपनी वेव रिलीज करते हैं, और जो वेव रिलीज करते हैं उनमें भी इंटरफेरेंस होता है, वो डिफ्रैक्शन होता है। तो डिफ्रैक्शन इज व्हाट? डिफ्रैक्शन इज एक्चुअली मल्टीपल इंटरफेरेंस, बहुत सारे सोर्सेज का इंटरफेरेंस एक साथ होता है, वो डिफ्रैक्शन है, राइट, है ना। इंटरफेरेंस में क्या होता है, आपकी क्लियरली जो है ना, क्लियरली फ्रिंज एज बनती है, एकदम साफ साफ बनती है। डिफ्रैक्शन में भी बनती है लेकिन थोड़ा सा क्लैरिटी कम होती है ना। तो फ्रिंजेज आर not of fringes are not of clear, एक इसको ज़्यादा अच्छी तरह से आप ऐसे लिखिए, क्लियरली फ्रिंजेज, इसमें यहाँ मैं लिख देता हूँ क्लियरली फ्रिंजेज ऑफ सेम इंटेंसिटी, है ना। क्लियरली फ्रिंजेज ऑफ सेम इंटेंसिटी, यहाँ पे क्या है, फ्रिंजेज आर ऑफ नॉट ऑफ सेम इंटेंसिटी। देखिए यहाँ क्या होता है, यहाँ होता क्या है डिफ्रैक्शन में, कि जो फ्रिंजेज बनती हैं उनकी इंटेंसिटी अलग अलग होती है, चेंज होती रहती है इंटेंसिटी। सबसे सेंट्रल वाली फ्रिंज बहुत बड़ी इंटेंसिटी होगी, उसके बाद छोटी होगी, उसके बाद छोटी होगी, उसके बाद छोटी होगी, इस तरह से बनती चली जाएगी, राइट। तो ये आपके इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में कुछ अंतर हैं। और डिफ्रैक्शन में अब हम दो तरह की बातें करेंगे, तो देखिए क्या है। डिफ्रैक्शन, देखिए डिफ्रैक्शन में भी हमारे दो तरह के पार्ट होते हैं, तो टू टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन। सबसे पहला फ्रेस्नेल्स डिफ्रैक्शन और दूसरा फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। फ्रेस्नेल्स डिफ्रैक्शन और दूसरा क्या है, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। देखिए हमारी लाइफ में जनरली तो फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन ही होता है। फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन में क्या होता है कि जो है ना, सोर्स एंड ऑब्जर्वर, है ना, या सोर्स एंड स्क्रीन बोल दो आप, ज्यादा सोर्स एंड स्क्रीन, जहां पे सोर्स है और स्क्रीन है, आर एट फाइनाइट डिस्टेंस, है ना। स्फेरिकल वेव फ्रंट, और सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट, ये सब आपको पढ़ाया है, ये सारे डिफरेंसेस बता रखे हैं मैंने पहले आपको क्लास के अंदर बता रखे हैं। सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट, है ना, इसमें क्या होता है कि सोर्स एंड स्क्रीन को इनफाइनाइट डिस्टेंस पर रख दिया जाता है या बना दिया जाता है। सोर्स एंड स्क्रीन को इनफाइनाइट डिस्टेंस पर रख दिया जाता है या बना दिया जाता है। हाँ, रखते नहीं है तो हम बना देते हैं इनफाइनाइट डिस्टेंस। आप कहोगे हैं इनफाइनाइट डिस्टेंस भी बना देते हो? हाँ, बताया था आपको कि इनफाइनाइट डिस्टेंस कैसे बनाते हैं। बताओ इनफाइनाइट डिस्टेंस कैसे बनाते हैं, जानते हैं सब्जेक्ट से, अपने मन में बता लो। हैं, चलिए, एस एंड स्क्रीन आर एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। वो क्या करते हैं हम कि एक सोर्स को हम जो है एक लेंस से फोकल लेंथ के बराबर डिस्टेंस पे रख देते हैं। तो लेंस से फोकल लेंथ के बराबर डिस्टेंस पे रख दोगे तो उसमें से पैरेलल रेज आएंगी। पैरेलल रेज ही तो आपकी जो है इनफाइनाइट डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करती हैं। तो चलिए, दूसरा इसके अंदर जो है ना प्लेन वेव फ्रंट होता है। क्या होता है? प्लेन वेव फ्रंट होता है
है ना। इस वाले इंटरफ्रेंस में या इस वाले डिफ्लेक्शन में नो लेंसेज, कोई लेंस नहीं होते, है ना। इस वाले में क्या होता है, लेंस होते हैं, लेंस यूज में लेते हैं, लेंस यूज में लेते हैं, है ना। तो ये जो चीज़ें हैं इसको हम करेंगे दोनों को, फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन को भी करेंगे और फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन को भी करेंगे। तो वो मैं आपका इसका एक छोटा सा लेक्चर और बना दूंगा, डिफ्रैक्शन का और किसका, पोलराइजेशन का, क्योंकि आज का लेक्चर जो है हमने काफ़ी अच्छे से कुछ डिटेल में कर डाला, है ना। तो आज का लेक्चर काफ़ी बड़ा हो गया, काफ़ी बड़ा हो गया। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि आपका डिफ्रैक्शन का एंड पोलराइजेशन का एक छोटा सा आधे घंटे का लेक्चर और बना देंगे। टाइम तो लगेगा, खैर 45 मिनट तो कम से कम पोलराइजेशन में लगेगा, डिफ्रैक्शन में भी शायद 30 से 1 मिनट लगेंगे, है ना। तो थोड़ा सा एक लेक्चर और बना देंगे, क्योंकि ये समझ में आना बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली क्या होता है, वेव ऑप्टिक्स एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से जो सवाल पूछे जाते हैं वो डिफ़िकल्ट नहीं होते, ईजी होते हैं। लेकिन वो क्या होता है कि बच्चा जो होता है उसको कर नहीं पाता, या ये कहिए कि उसको सिचुएशन समझ में नहीं आती, तो वो नहीं कर पाता। तो वो सब हम करेंगे, राइट। तो इस तरह से जो है ना आप लोग जो है ये हम आपको अगले लेक्चर में दे देंगे, वेव ऑप्टिक्स का एक 3rd पार्ट और बना देंगे। आज तक का जो है इसको अच्छी तरह से नोट डाउन करके, अच्छी तरह से नोट्स बना करके आप रिवाइज करें।